हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्रेसिव ब्लास्टिंग के बारे में। यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग एक्टिविटी के वक्त आपको कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग यानी कि होता क्या है। एब्रेसिव ब्लास्टिंग में कंप्रेसर और वाटर का इस्तेमाल किया जाता है और वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो भी एब्रेसिव मटेरियल है वो हाई वेलोसिटी स्टीम में कन्वर्ट हो सके और उसके कारण जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर सरफेस है उसको क्लीन किया जा सके और साथ ही में उसकी वजह से जो भी बर्स है उसको भी रिमूव कर सके। और इसकी वजह से ये सरफेस को प्रिपेयर करता है ताकि उसके ऊपर पेंट हो या फिर अदर टाइप जो भी कोटिंग हो वो कर सके। चलिए अब जानते हैं एब्रेसिव ब्लास्टिंग मटेरियल्स के बारे में। तो एब्रेसिव ब्लास्टिंग में कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए वो डिपेंड होता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ के वर्कर की हेल्थ क्या है। इस फैक्टर के ऊपर आपको कौन से एब्रेसिव मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए वो डिपेंड होता है। खास तौर से एब्रेसिव मटेरियल यूज़ होते हैं उसमें सिलिका सैंड, कोल स्लैग, गार्नेट सैंड, निकेल स्लैग, कॉपर स्लैग, ग्लास जो क्रश हुआ रहता है, स्टील शॉट, स्टील ग्रिट एक्सेट्रा। और इसके अल्टरनेटिव में लेस टॉक्सिक जो भी ब्लास्टिंग मटेरियल है वो आता है आइस क्यूब्स, ड्राई आइस, प्लास्टिक बेड मीडिया, स्पॉन्ज, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ग्राउंड वॉलनट शेल्स, ग्राउंड कॉर्न कोब और हाई प्रेशर वाटर। चलिए अब जानते हैं कि इस एब्रेसिव ब्लास्टिंग एक्टिविटी में हमें कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला हज़ार्ड है कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग ऑपरेशन में हाई लेवल की जो डस्ट है वो क्रिएट होती है। फिर उसके बाद है हाई नॉइज़, वो भी इसमें हज़ार्ड है। फिर उसके बाद है कि जो भी एब्रेसिव मटेरियल है और जो सरफेस है जिसके ऊपर आप ब्लास्टेड कर रहे हो तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है। एग्जाम्पल है जैसे कि लीड पेंट या फिर सिलिका, तो वो भी जो है वो वर्कर के लिए हजार्डस है, वो भी हजार्ड है। फिर उसके बाद है कि जो सिलिका सैंड है यानी कि क्रिस्टलाइन है, उसकी वजह से सिलिकोसिस, लंग कैंसर या फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होना, जब भी वो वर्कर्स उसको एक्सपोज करता है तो ये भी हजार्ड इसमें होता है। फिर उसके बाद है कि कोल स्लैग और गार्नेट सैंड से लंग डैमेज भी हो सकता है, जैसा कि सिलिका सैंड से भी होता है। फिर उसके बाद है कॉपर स्लैग हो गया, निकेल स्लैग हो गया या फिर जो ग्लास है जो क्रश किया हुआ रहता है, इनमें भी पोटेंशियल्स होता है, उसकी वजह से भी लंग्स डैमेज हो सकता है। फिर उसके बाद है कि स्टील ग्रिट और जो शॉट है उसमें लेस पोटेंशियल होता है लंग्स को डैमेज होने का। फिर उसके बाद है कि जो भी स्लैग्स है उसमें टॉक्सिक मेटल्स जो है वो कंटेन होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, बेरिलियम और कैडमियम, तो वो भी एक हज़ार्ड है। तो ये जो सारे हेल्थ हज़ार्ड है ये एब्रेसिव ब्लास्टिंग के वक्त हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। इसमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशंस। इसमें हम जो लेस टॉक्सिक एब्रेसिव ब्लास्टिंग मटेरियल है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि हम एब्रेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिलीवर करेगा वाटर को, ताकि जो भी डस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सके। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, वो है आइसोलेशन और कंटेनमेंट का। इसमें हम बैरियर्स और कर्टन जो वॉल्स है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो भी अदर वर्कर्स है और ब्लास्टिंग जो ऑपरेशंस है इसको हम आइसोलेट कर सकें। फिर उसके बाद है कि जो भी छोटा ऑपरेशंस है उसके लिए हम ब्लास्ट रूम या फिर ब्लास्ट कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जो नॉन इंक्लोज ब्लास्टिंग ऑपरेशंस होता है उसके लिए हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जो भी को वर्कर्स है उसको हम ब्लास्टर से दूर रख सकते हैं। तो इस तरह से हम आइसोलेशंस और कंटेनमेंट करके इस हज़ार्ड को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है वेंटिलेशन का। इसमें हम एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी कंटेनमेंट स्ट्रक्चर में जहाँ पर ये डस्ट को कैप्चर कर सके। फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो भी कॉम्प्रेसर जो डस्ट को क्रिएट करता है ऐसे कॉम्प्रेसर को हमें क्लीन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि ब्लास्टिंग का हमें शेड्यूल करना है कि जिस वक्त साइट पर बहुत ही कम वर्कर्स हो उस वक्त ही हमें ब्लास्टिंग करना है। फिर उसके बाद है कि ज़्यादा विंडी कंडीशंस में हमें अवॉइड करना है ब्लास्टिंग को, ताकि हम हजार्डस मटेरियल को स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सके।
फिर उसके बाद है पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी ब्लास्टिंग एरिया है उस ब्लास्टिंग एरिया में हमें कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, और कोई भी जो टोबैको प्रोडक्ट है उसका भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि वहाँ पर वॉश स्टेशन जो है वर्कर के लिए प्रोवाइड कराना है, ताकि वर्कर जो है खाना खाने से पहले या फिर पानी पीने से पहले या फिर स्मोकिंग करने से पहले अपने हाथ को या फिर अपने फेस को अच्छे से साफ कर सके। फिर उसके बाद है कि खाना खाने से पहले या फिर पानी पीने से पहले या फिर स्मोकिंग करने से पहले जो भी कंटेमिनेटेड वर्क क्लोथेस है उसको रिमूव करना है या फिर वैक्यूम करना है। फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी कि एब्रेसिव ब्लास्टिंग जो भी रेस्पिरेटर्स है वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो जब भी ब्लास्टर उसको पहने तो उसका जो हेड है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए, साथ ही में उसकी जो गर्दन है वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाए और उसका जो शोल्डर है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि जो भी एब्रेसिव रिबाउंडिंग है वो उसके ऊपर ना हो सके। वर्कर ने जो रेस्पिरेटर्स इस्तेमाल करना है वो नियोस से अप्रूव होना चाहिए, यानी कि NIOSH से वो अप्रूव होना चाहिए, जो एब्रेसिव ब्लास्टिंग ऑपरेशन से होने वाली जो भी डस्ट है उससे प्रोटेक्ट करता है। NIOSH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। फिर उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसमें आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है आई और फेस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना है, हेलमेट पहनना है। फिर उसके बाद है कि लेदर ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है जो प्रोटेक्ट करेगा फुल फोम आर्म को, और साथ ही में एप्रॉन्स यानी कि कवरऑल्स का भी इस्तेमाल करना है। और फिर उसके बाद सेफ्टी शूज और बूट्स का भी आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट आता है वर्कर ट्रेनिंग एंड हजार्ड कम्युनिकेशन। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जो भी एब्रेसिव ब्लास्टर्स है या फिर उसके जो भी सपोर्ट पर्सन्स है उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है और उनको बताना है कि इस ब्लास्टिंग में कौन से हेल्थ हजार्ड है, उसमें कौन से सेफ्टी हजार्ड्स है, उन हजार्ड से हमें बचने के लिए कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या है, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस क्या है, हमें कौन से PPEs का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से रेस्पिरेटर्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको ट्रेनिंग के माध्यम से उन सबको बताना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स है उसने उस ब्लास्टिंग मटेरियल से होने वाले जो भी हेल्थ हजार्ड है उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है, और ये उसने एज पर ओशास हजार्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड 29 CFR 1910.1200 के हिसाब से करना है। फिर उसके बाद है कि मैन्युफैक्चरर्स ने जो भी सेफ्टी डाटा शीट प्रोवाइड की है उसको आपको रीड करना है और देखना है कि उसमें कौन से हेल्थ हजार्ड है जब भी आप उस एब्रेसिव ब्लास्टिंग मटेरियल को इस्तेमाल करते हो। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एब्रेसिव ब्लास्टिंग का काम करते हो तो उस वक्त आपको कौन से हज़ार का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।